नमस्कार, मैं आनंद जैन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हनुमानगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे विषय E301 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर स्टडी करते हैं। SCR या थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं और इसे समझने पर हमें थायरिस्टर की एप्लीकेशन समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने पिछली वीडियो में थायरिस्टर या SCR की कंस्ट्रक्शन को बहुत डिटेल में समझा था, उसे तेजी से दोहरा लेते हैं। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर या SCR एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो हमारी DC और AC पावर सप्लाईज में पावर कंट्रोल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। हम SCR की कंस्ट्रक्शन में सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं और एक इसकी बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन AC को DC बनाना रेक्टिफिकेशन है, जिसमें SCR के गेट टर्मिनल पर फेज कंट्रोल से आउटपुट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये डिवाइस जो सिलिकॉन से बना हुआ है, जो रेक्टिफिकेशन को कंट्रोल कर सकता है, उसका नाम हो गया सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। SCR एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, जैसा चित्र में दिख रहा है। ये बहुत ज्यादा पावर कैपेसिटीज पे भी बहुत छोटे आकार के हैं, इनकी रिलायबिलिटी बहुत ऊंची है और ऑपरेशन के दौरान लॉसेस कम है, इसलिए बहुत एनर्जी एफिशिएंट तरीके से SCR की मदद से हम बहुत सारी एप्लीकेशंस कर पाते हैं। SCR 4 अल्टरनेट P, N, P और N डोपिंग की लेयर का और पहली दो डोपिंग के बीच में जब एक PN जंक्शन बनता है तो फिर हर एक्स्ट्रा लेयर से एक और जंक्शन बन जाएगा। तो 4 लेयर के बीच में ये 3 J1, J2 और J3 जंक्शन वाला डिवाइस है, जिसमें 3 टर्मिनल्स हैं। एनोड जो आउटर P लेयर के साथ कनेक्ट है और कैथोड जो आउटर N लेयर के साथ कनेक्ट है और गेट जो इनर P लेयर के साथ कनेक्ट है। एक SCR की डिजाइन में आउटर P और आउटर N लेयर जो एनोड और कैथोड से कनेक्ट होती है, उनमें डोपिंग ज्यादा रखी जाती है और बीच में जो J2 जंक्शन की दोनों साइड लेयर हैं, ये N और ये P, इनमें डोपिंग कम रखी जाती है। एक डायोड की भांति SCR या थायरिस्टर भी एनोड से कैथोड की तरफ यूनिडायरेक्शनल करंट को कंडक्ट करता है, लेकिन एक डायोड एनोड को कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव या फॉरवर्ड बायस रखने पर तत्काल कंडक्ट कर लेता है। एक थायरिस्टर का कंडक्शन यहाँ गेट पे ट्रिगर सिग्नल देने से कंट्रोल होता है। अगर गेट पे सिग्नल नहीं है और एनोड और कैथोड पे फॉरवर्ड बायसिंग है, तब भी एक थायरिस्टर ब्लॉकिंग नॉन कंडक्टिव स्टेट में हो सकता है और गेट पे सिग्नल देने पर यह कंडक्टिव स्टेट पे जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एक थायरिस्टर की 2 स्टेबल स्टेट है, ब्लॉकिंग और कंडक्शन, दोनों आपस में इंटरचेंज की जा सकती है। एक थायरिस्टर की वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त करने का एक्सपेरिमेंटल सर्किट यहाँ फिगर में शो किया हुआ है। थायरिस्टर को हम एक वेरिएबल मैग्नीट्यूड की, जिसकी पोलैरिटी भी हम चेंज कर सकते हैं, एक वोल्टेज देते हैं और थायरिस्टर में एनोड और कैथोड के बीच में जो वोल्टेज आ रही है वो एनोड और कैथोड के आर पार बहने वाली करंट के साथ स्टडी की जाती है। प्रोटेक्शन और करंट के लिमिट के लिए एक सीरीज में थायरिस्टर और सप्लाई के एक लोड लगाया हुआ है और गेट और कैथोड के बीच में एक लो वोल्टेज की सप्लाई से हम ट्रिगर गेट करंट पल्स भेज सकते हैं। इन वोल्टेजेस के बदलने से ये जो एनोड और कैथोड के बीच में आने वाली वोल्टेज और एनोड का जो करंट है, उसके बीच की कैरेक्टरिस्टिक हमें ड्रॉ करनी है और इसमें गेट की पल्स का क्या इंपॉर्टेंस है उसे समझना है। एक टिपिकल SCR की VI कैरेक्टरिस्टिक चित्रानुसार है, जिसमें 3 ऑपरेटिंग मोड है। शान हाईलाइट में ये जो मैजेंटा लाइन ब्लू हो रही है वो हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। ये ग्रीन फ्रेम में जो ब्लू लाइन है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है और येलो हाईलाइट में ये जो ब्राउन कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है। हम सिंबॉलिकली रिवर्स ब्लॉकिंग को R मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग को D मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन को T मोड भी कहते हैं। जब हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की बात कर रहे हैं तो हम कैथोड को पॉजिटिव पोटेंशियल और एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं और गेट का सर्किट ओपन रखा जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हम ऑपरेटिंग वोल्टेज बदल चुके हैं। एनोड को फॉरवर्ड मोड में पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है और कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है। और अगर गेट पे सिग्नल नहीं है, गेट सर्किट ओपन है और अप्लाइड वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम है, तो दोनों स्थितियों में रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो बहने वाला करंट है, ऑफ कोर्स डायरेक्शन लीकेज करंट की ऑपोजिट है रिवर्स और फॉरवर्ड में, पर उसका मैग्नीट्यूड नेग्लिजिबल स्मॉल है। दोनों रिवर्स ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एक SCR को ओपन स्विच की जैसे समझा जाता है और हमारा थायरिस्टर या SCR वोल्टेज तो विथस्टैंड करता है पर करंट को अलाउ नहीं करता। जबकि जो तीसरी स्टेट है वो कंडक्शन स्टेट है, जिसमें थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज बहुत कम रह जाती है और थायरिस्टर करंट को एक
क्लोज स्विच की जैसे ऑन स्टेट मोड में अलाउ करता है और एक्सटर्नल सर्किट की वोल्टेज और रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा कि करंट का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। थायरिस्टर के तीनों ऑपरेटिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन को एक एक करके समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड से। अगर हम कैथोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं और एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं और गेट सर्किट ओपन है, तो ये जो ऑपरेटिंग मोड है थायरिस्टर का वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है। इस स्थिति में यहाँ जंक्शन J2 पे P साइड पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, N साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये एक फॉरवर्ड बायस शॉर्ट सर्किट ऑन स्टेट जैसा काम करेगा। लेकिन बाकी दोनों जो जंक्शन है J1 और J3 वो रिवर्स बायस हैं। तो रिवर्स बायस डायोड दो आपस में सीरीज में कनेक्टेड रूप हो गया है हमारा एक रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के थायरिस्टर का। और हमें जानकारी है एक रिवर्स बायस डायोड में माइनॉरिटी कैरियर्स जंक्शन के अक्रॉस ड्रिफ्ट होकर करंट बनाते हैं। नॉर्मली डोपिंग के बाद किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में माइनॉरिटी नंबर कम होते हैं, तो इस तरह का जो रिवर्स लीकेज करंट है उसका मैग्नीट्यूड भी कम होता है। तो आप देखते हैं कि हम अगर रिवर्स वोल्टेज भी बढ़ाते हैं तो रिवर्स लीकेज करंट एक सैचुरेटेड अमाउंट में रहता है और वो वोल्टेज बढ़ाने पे बढ़ता नहीं है, बशर्त है कि हमारी जो अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज है वो एक क्रिटिकल ब्रेकओवर वोल्टेज से कम रहे। और ऐसी स्थिति में जैसा कि हम पीली हाईलाइट में दिखाया हुआ है, हमारा जो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का थायरिस्टर है वो एक ओपन स्विच की जैसे बिहेव करेगा और वो करंट फ्लो को अलाउ नहीं करेगा। प्रैक्टिकली जब रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकओवर वोल्टेज से कम है तो हमारे SCR ने एक हाई इंपीडेंस जैसा व्यवहार करना है और मामूली सा लीकेज करंट जो फ्यू मिली एम्पियर हो सकता है वही परिपथ में उल्टी दिशा में कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होगा, जैसा कि इस कैरेक्टरिस्टिक में O से P तक हम प्रदर्शित कर रहे हैं। SCR को रिवर्स बायस मोड में कैथोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पर और एनोड को नेगेटिव पोटेंशियल पर रखते हुए जब हम रिवर्स वोल्टेज को लगातार बढ़ाते हैं तो दोनों रिवर्स बायस जंक्शन J1 और J3 पर डिप्लेशन जोन की चौड़ाई बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और एक क्रिटिकल ब्रेकओवर रिवर्स वोल्टेज पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो अचानक अवलांच ब्रेकडाउन इन डिप्लेशन जोन्स में बना देगा। और ऐसी स्थिति में डिवाइस के आर पार करंट तेजी से, जैसा कि यहाँ P से Q के बीच में हम कैरेक्टरिस्टिक में दिखा रहे हैं, बढ़ता है। हाई वोल्टेज के साथ ये जो हाई करंट एसोसिएटेड है वो डिवाइस में डेंजरस हाई हीटिंग से टेम्परेचर राइज करता है और डिवाइस को डैमेज कर देता है। वो क्रिटिकल वोल्टेज जिस पर ये इंसिडेंस होती है उसे हम रिवर्स ब्रेकओवर वोल्टेज VBR कहते हैं और डिवाइस की सेफ्टी के लिए ऑपरेटिंग रिवर्स मोड की वोल्टेज किसी भी हालत में रिवर्स ब्रेकओवर वोल्टेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल बैटरी की मदद से SCR का एनोड हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे और कैथोड नेगेटिव लो पोटेंशियल पर रखा जाता है तो ये SCR का फॉरवर्ड बाइसिंग है। और अगर हम गेट के सर्किट को ओपन रखते हैं और अप्लाइड वोल्टेज का मान एक क्रिटिकल ब्रेकओवर वोल्टेज से कम रहता है तो ये मोड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कहलाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो हमारे चारों लेयर के बीच में 3 जंक्शन बन रहे हैं उसमें जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस है और J2 जंक्शन रिवर्स बायस है। जो रिवर्स बायस जंक्शन होता है उस पे एक डिप्लेशन जोन की स्ट्रेंथनिंग होती है और वो अपने अक्रॉस केवल माइनॉरिटी के ड्रिफ्ट लीकेज करंट को अलाउ करती है और सारी अप्लाइड वोल्टेज को अपने अक्रॉस विथस्टैंड कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में भले ही J1 और J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो, इस J2 जंक्शन की रिवर्स बायस कंडीशन के कारण हमारा डिवाइस एनोड और कैथोड के बीच में करंट का कंडक्शन नहीं करेगा, भले ही ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो, और इस मोड को हम ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। और ऐसी स्थिति में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो फॉरवर्ड लीकेज करंट बहुत मामूली सा लेकिन लगातार बढ़ता जाता है, जैसा कि हमने हमारी कैरेक्टरिस्टिक में O से M के बीच में दिखाया है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी डिवाइस रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की भांति ही एक ओपन स्विच जैसा व्यवहार करता है और वोल्टेज को तो विथस्टैंड करता है और हाई वोल्टेज होने पे भी डिवाइस के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं होगा। एक मामूली सा फॉरवर्ड लीकेज करंट एनोड और कैथोड के बीच में इस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में फ्लो करता है, जैसा कि O से M के बीच की इस कैरेक्टरिस्टिक में प्रदर्शित है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में थायरिस्टर के ऊपर अप्लाइड सारी बायस वोल्टेज जो एनोड और कैथोड के बीच में हम अप्लाई कर रहे हैं वो रिवर्स बायस J2 जंक्शन के अक्रॉस अप्लाई हो जाती है और इस जंक्शन में डिप्लेशन जोन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दोनों तरफ के माइनॉरिटी का लीकेज करंट डिवाइस का फॉरवर्ड लीकेज करंट बन जाता है
और वोल्टेज बढ़ाने पे ये लीकेज करंट लगातार बढ़ता है। किसी एक क्रिटिकल वोल्टेज पे जो डिवाइस की डिजाइन स्पेसिफिकेशन के अनुसार फिक्स्ड होती है, जिसे हम फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज बोलेंगे, हमारा बढ़ता हुआ करंट एक क्रिटिकल ब्रेकओवर करंट के लेवल पे पहुंच जाता है। इस क्रिटिकल लेवल को हम लैचिंग करंट कहते हैं और ऐसी कंडीशंस में बढ़े हुए करंट के चार्ज कैरियर यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट होकर कुछ कोलिजन के प्रोसेस को बनाते हैं और चार्ज कैरियर बनाकर चार्ज कैरियर के नंबर को बढ़ा देते हैं और यहाँ एक इंटरनल रीजनरेशन का फिनोमिना J2 जंक्शन के अक्रॉस इस फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज पे लीकेज करंट के लैचिंग लेवल पे आने पर होता है। लीकेज करंट का वह लेवल जो हमारे J2 जंक्शन के डिप्लेशन जोन को खत्म कर देता है, उस करंट लेवल को हम लैचिंग करंट लेवल कहते हैं। एक SCR के डिजाइन में आउटर P जिस पर एनोड का कनेक्शन है और आउटर N जिस पर कैथोड का कनेक्शन है, वहां डोपिंग ज्यादा रखी जाती है और बीच के N और P प्रभाग में डोपिंग कम रखी जाती है। ऐसी स्थिति में अनबायस्ड स्टेट में शान हाईलाइट वाले P प्रभाग में और N प्रभाग में डिप्लेशन जोन की चौड़ाई कम होती है और ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में J1 और J3 जंक्शन होने पर डिप्लेशन जोन और छोटे हो जाते हैं, जबकि हमारा जो कम डोपिंग वाला J2 जंक्शन है उसमें डिप्लेशन जोन काफी चौड़ी होती है और जब हम फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं और J2 जंक्शन रिवर्स बायस स्टेट में रहता है तो J2 जंक्शन की डिप्लेशन जोन की चौड़ाई लगातार बढ़ती है और सारी अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज वोल्टेज के साथ यहीं पे एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। वोल्टेज बढ़ाने पे डिप्लेशन जोन की चौड़ाई बढ़ती है, लेकिन ये अनुपात भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिप्लेशन जोन में जनरेट हो रहा है वो भी बढ़ता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डिप्लेशन जोन के अंदर जो P में इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उन्हें एक्सेलरेट करता है और एक्सेलरेशन के दौरान इस चौड़ी डिप्लेशन जोन में कोलिजन से और ज्यादा चार्ज कैरियर प्रोड्यूस हो सकते हैं। आमतौर पे डिप्लेशन जोन में रिकॉम्बिनेशन होने से डिप्लेशन जोन में चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन कम रहती है, लेकिन एक लैचिंग करंट लेवल पे और फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज के ब्रेकओवर वोल्टेज आने पे डिप्लेशन जोन के अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन के बाद जो कोलिजन्स होते हैं वो और ज्यादा चार्ज कैरियर बनाकर चार्ज कैरियर के नंबर में एक साइक्लिक ग्रोथ इंटरनल रीजनरेशन कर देते हैं और ऐसी स्थिति में आवेश वाहकों के आधिक्य होने के कारण डिप्लेशन जोन डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब J2 पे अवक्षय परत नहीं रहेगी, J1 और J3 पहले से फॉरवर्ड बायस हैं, तो हमारा डिवाइस हैवी अमाउंट में करंट का कंडक्शन करने लगता है और चारों परतों में आवेश वाहकों के फैलाव होने से डिवाइस की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और एनोड और कैथोड के बीच में डिवाइस का जो बल्क रेजिस्टेंस है और इसके अक्रॉस हाई करंट फ्लो होने पे भी होने वाली वोल्टेज ड्रॉप है वो काफी कम रह जाती है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑपरेशन में जब एनोड को पॉजिटिव हाई पोटेंशियल और कैथोड को नेगेटिव लो पोटेंशियल दिया हुआ है तो हमारे J1 और J3 जंक्शन पहले से फॉरवर्ड बायस हैं और जब हमारी फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज ब्रेकओवर लेवल पर आ गई है या लीकेज करंट इंक्रीज होकर ब्रेकओवर या लैचिंग लेवल पर आ गया है तो यहाँ J2 जंक्शन में एवलांच ब्रेकडाउन और इंटरनल रीजनरेशन करने वाले मल्टीप्लिकेशन फिनोमिना के कारण अचानक एनोड और कैथोड के बीच में करंट बढ़ता है और चारों परतों में आवेश वाहकों के फैलाव से डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप घट जाती है और हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में M स्थिति पे क्रिटिकल ब्रेकओवर वोल्टेज या लैचिंग करंट लेवल पर है वो अचानक N पर शिफ्ट हो जाती है। डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाती है और वो अब N और K के बीच में किसी एक स्थिति में फिक्स हो जाएगी। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लैचिंग करंट का ये जो स्तर फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज पे आया है उस स्तर को हम कम अप्लाइड वोल्टेज पे भी गेट के सर्किट में करंट का फ्लो करके भी अचीव कर सकते हैं और अगर हम गेट टर्मिनल पे इस P और इस N लेयर के बीच में गेट और कैथोड पे एक फॉरवर्ड बाइसिंग करके कोई करंट का सर्कुलेशन करते हैं और उस गेट करंट का मैग्नीट्यूड अगर बढ़ता है तो कम वोल्टेज पे भी हमारा फॉरवर्ड लीकेज करंट लैचिंग लेवल पर आने पर यहाँ J2 जंक्शन पे एक इंटरनल रीजनरेशन के फिनोमिना होने से डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक M से N की तरफ शिफ्ट होकर N और K के बीच में कहीं एडजस्ट हो जाएगी और ये जो मोड है
थायरिस्टर का, जिसमें चारों परतों में आवेश वाहकों के फैलाव होने से डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इस कंडक्शन स्टेट में, जिसे हम टी मोड से शो करते हैं, वीटी काफी कम रह जाती है, हम कंडक्शन स्टेट कहते हैं। डिवाइस का ब्लॉकिंग स्टेट से कंडक्शन स्टेट में आना गेट के करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर हम गेट के सर्किट पे करंट फ्लो ज्यादा करते हैं तो कम वोल्टेज पे भी हमारा डिवाइस ब्लॉकिंग से कंडक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और एक बार अगर हमारा डिवाइस कंडक्शन स्टेट में शिफ्ट हो गया है तो अगर हम अब गेट करंट को विड्रॉ कर लेते हैं तब भी डिवाइस यहाँ अपनी कंडक्शन स्टेट में ऑन स्टेट में रहेगा, जब डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो कम है और डिवाइस एनोड और कैथोड के बीच में हैवी करंट को कंडक्ट कर रहा है। अगर हम ये जो गेट करंट लगा रहे हैं उस गेट करंट को हमारे लीकेज करंट के लैचिंग लेवल पर, क्रिटिकल ब्रेकओवर लेवल पर आने से पहले ही गेट करंट को विड्रॉ कर लेंगे तो हमारा डिवाइस कंडक्शन स्टेट में न रह के वापस ब्लॉकिंग मोड में ही रह जाएगा। अर्थात ये जरूरी है कि हम गेट सर्किट पे जो करंट पल्स लगा रहे हैं वो सर्किट में तब तक एग्जिस्ट करनी चाहिए जब तक कि हमारा डिवाइस का करंट लैचिंग लेवल को प्राप्त ना कर ले। हम समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लीकेज करंट का एक लेवल लैचिंग करंट है जो बिना गेट करंट के एक हाई ब्रेकओवर क्रिटिकल वोल्टेज पे आता है और ज्यादा गेट करंट होने पर कम वोल्टेज पे भी आ सकता है, जिस पर हमारा डिवाइस ब्लॉकिंग मोड की बजाय कंडक्शन मोड में शिफ्ट हो जाता है। और एक बार फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में लीकेज करंट अगर लैचिंग करंट को पार कर चुका है तो डिवाइस हमारा कंडक्शन मोड में आ जाएगा और अब अगर हम गेट सिग्नल को विड्रॉ भी कर लेंगे तब भी डिवाइस कंडक्शन स्टेट में रहेगा। अगर गेट करंट लगाने पर या वोल्टेज को इंक्रीज करने पर भी हमारा करंट लैचिंग लेवल पर नहीं आया है तो ऐसी स्थिति में गेट करंट विड्रॉ करने के बाद हमारा डिवाइस ब्लॉकिंग मोड में ही एग्जिस्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि लैचिंग करंट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में वो एनोड करंट की मिनिमम लेवल है जिससे अधिक करंट होने पर ही हमारा एससीआर ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में जाएगा, जिसे हम टर्न ऑन या ट्रिगर भी कहते हैं। और एक बार टर्न ऑन या ट्रिगर होने के बाद डिवाइस जब कंडक्शन मोड में पहुंच गया है तो हम गेट सिग्नल को अगर हटा भी देते हैं और गेट करंट को जीरो कर देते हैं तब भी डिवाइस एससीआर हमारा कंडक्शन मोड में ही रहेगा। जब एक एससीआर कंडक्शन या ऑन स्टेट में होता है तो थायरिस्टर की चारों परतों पे आवेशवाहकों के आधिक्य के कारण बल्क रेजिस्टेंस काफी कम हो जाता है और बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने पर भी डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। अर्थात ज्यादा करंट पे डिवाइस ज्यादा कंडक्टिविटी शो करके अपना रेजिस्टेंस कम कर लेता है और डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इस पूरे कंडक्शन जोन में बहुत ज्यादा नहीं बदलता, वो 1 से 1.5 वोल्ट के बीच में रहता है। अगर हमारी अप्लाइड वोल्टेज सर्किट पे V है और सर्किट का टोटल सीरीज रेजिस्टेंस R है तो ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि एससीआर में कंडक्शन स्टेट का करंट एक्सटर्नल वोल्टेज और सीरीज रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा और थायरिस्टर का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। एक कंडक्शन स्टेट में थायरिस्टर क्लोज स्विच जैसे ऑन स्टेट में व्यवहार करता है। थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक का ब्लॉकिंग इस ब्लू कर्व से इस ब्राउन येलो हाईलाइट वाले कंडक्शन में शिफ्ट होना ट्रिगरिंग या टर्न ऑन कहलाता है और फॉरवर्ड वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ाकर ब्रेकओवर लेवल पर लाके और लीकेज करंट को लैचिंग लेवल पे लाकर कंडक्शन स्टेट में डिवाइस को लाना अनडिजायरेबल माना जाता है, क्योंकि ब्रेकओवर कंडीशन के नजदीक जब लीकेज करंट बहुत ज्यादा हो जाता है लैचिंग लेवल पे तो डिवाइस में बहुत ज्यादा थर्मल स्ट्रेसेस डिवाइस को डैमेज कर सकती है। तो हम फॉरवर्ड वोल्टेज को अधिक करके डिवाइस को टर्न ऑन ना करके और दूसरे तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के कई सारे तरीके हैं जो हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जरा समझते हैं कि उनके क्या रूप हैं। फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज का ब्रेकओवर वोल्टेज पर पहुंचना टर्न ऑन का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा डिवाइस का टेम्परेचर बढ़ना या डिवाइस के अक्रॉस एनोड और कैथोड में अप्लाइड वोल्टेज का बहुत तेजी से बदलकर dV/dt बहुत ज्यादा कर देना कुछ तरीके हो सकते हैं डिवाइस को टर्न ऑन करने के। और ये तीनों तरीके या तो हमारी कंट्रोल एप्लीकेशन में विफलता के संकेत हैं या डिवाइस की सुरक्षा के लिए खतरे हैं, इसलिए अक्सर हम इन्हें अवॉइड करते हैं। और जो सबसे प्रचलित तरीका है वो गेट और कैथोड के बीच में एक लो वोल्टेज की सप्लाई से गेट ट्रिगरिंग पल्स देना है। कुछ स्पेशल डिजाइंड लाइट एक्टिवेटेड एससीआर में हम गेट के समीप एक नॉच बनाते हैं, उस नॉच पे लाइट का इंसिडेंस करके भी हम एक एससीआर को ब्लॉकिंग से कंडक्शन मोड में ले जा सकते हैं। और LASCR का इस्तेमाल हम हाई वोल्टेज की डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम्स में करते हैं जब बहुत सारे सीरीज कनेक्टेड थायरिस्टर को एक साथ टर्न ऑन करना हो। अन्यथा जो गेट ट्रिगरिंग मेथड है
वो सबसे ज्यादा सरल, सुविधाजनक, उपयोगी थायरिस्टर को टर्न ऑन या ट्रिगर करने का मेथड है। हमारी एक टर्न ऑन डायनामिक्स की स्टडी वीडियो में हमने जाना था कि मैग्नीट्यूड और ड्यूरेशन जो गेट पर हम जो टर्न ऑन पल्स का देते हैं उसका टर्न ऑन प्रोसेस पर एक इफेक्ट है, लेकिन अगर एक डिवाइस कंडक्शन मोड में पहुंच गया है तो हमारे गेट सर्किट के करंट का कोई असर नहीं बचेगा। ऐसा कंडक्टिंग थायरिस्टर गेट सिग्नल हटाने पर भी लगातार सेल्फ लेस्ड मोड में कंडक्शन को जारी रखेगा। अगर एक कंडक्टिंग थायरिस्टर को जो इस तरह से सेल्फ लेस्ड है उसे बंद करना होगा तो हमें या तो सप्लाई वोल्टेज को पूरी तरह से हटाकर एनोड करंट को पूरा बंद कर देना होगा, या फिर हम किसी बाह्य तरीके से एनोड करंट को एक लेवल है जिसे हम होल्डिंग करंट कहते हैं उससे कम करना होगा। और ऐसी होल्डिंग करंट से कम करंट की स्थिति में एससीआर पे कुछ देर के लिए रिवर्स वोल्टेज भी अप्लाई करके रखनी होगी ताकि हमारे जंक्शन J2 के ऊपर अपने आप रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस से डिप्लेशन जोन का फॉर्मेशन हो जाए, ताकि हम अगली बार जब फॉरवर्ड वोल्टेज लगाएं तो हमारा डिवाइस उस J2 जंक्शन की डिप्लेशन जोन के कारण अपने आप कंडक्शन को स्टार्ट ना करे बल्कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में मिले। डिवाइस का कंडक्शन से ब्लॉकिंग मोड में शिफ्ट होना, टर्न ऑफ या कम्यूटेशन, अगर हमारी सप्लाई एसी सप्लाई है तो अपने आप नेचुरली होता है, और अगर हम किसी एप्लीकेशन में डीसी सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किसी फोर्स्ड मीन से ये अचीव करना होगा, अर्थात हमें अपने करंट को होल्डिंग करंट से कम करना होगा और डिवाइस पे कुछ देर के लिए रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करके रखनी होगी। एक एससीआर की ब्लॉकिंग मोड के लीकेज करंट को गेट करंट की मदद से अगर हम लैचिंग लेवल पे ले आते हैं तो हमारा डिवाइस ब्लॉकिंग से टर्न ऑन ट्रिगर होकर कंडक्शन मोड में आ जाता है। और एक कंडक्टिंग थायरिस्टर के करंट को अगर हम लगातार घटाते हैं और उसके करंट के लेवल को एक होल्डिंग करंट से भी कम लेवल पे ले आते हैं और डिवाइस पे कुछ देर के लिए रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो J2 जंक्शन पे डिप्लेशन जोन के रीफॉर्मेशन से डिवाइस वापस फॉरवर्ड कंडक्शन मोड से ब्लॉकिंग मोड में कम्यूट या टर्न ऑफ हो जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि लैचिंग करंट का लेवल जो टर्न ऑन के लिए हमें चाहिए वो ज्यादा है और होल्डिंग करंट का मैग्नीट्यूड जो एक कंडक्टिंग थायरिस्टर को कम्यूट या टर्न ऑफ करेगा वो लेवल कम है। तो हम होल्डिंग करंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो कंडक्शन करंट का एक स्तर है जिससे कम करंट होने पर एक कंडक्टिंग थायरिस्टर टर्न ऑफ या कम्यूट होगा। हमारी सभी परीक्षाओं में लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन्हें एक बार दोबारा स्पष्ट कर लेते हैं। यहाँ VI कैरेक्टरिस्टिक में हमारे लैचिंग करंट का जो कनेक्शन है वो टर्न ऑन या ट्रिगर फिनोमिना से है और लैचिंग करंट फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में करंट का एक स्तर है जिससे ज्यादा करंट होने पे एक डिवाइस टर्न ऑन या ट्रिगर होता है। इसी तरह से होल्डिंग करंट का कनेक्शन कम्यूटेशन या टर्न ऑफ से है और होल्डिंग करंट फॉरवर्ड कंडक्शन करंट में एक करंट लेवल है जिससे कम करंट होने पर एक कंडक्टिंग थायरिस्टर कम्यूट या टर्न ऑफ होगा। ध्यान रहे एक सक्सेसफुल कम्यूटेशन के लिए हमें न केवल होल्डिंग करंट से कम एनोड करंट करना होगा, साथ ही साथ डिवाइस पे कुछ देर के लिए हमें रिवर्स वोल्टेज भी अप्लाई करके रखनी होगी। जब हम डिवाइस के टर्न ऑन और टर्न ऑफ फिनोमिना को अगली वीडियो में समझेंगे तो हमें ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। आज की इस बेहतरीन वीडियो से आपको एससीआर की कैरेक्टरिस्टिक के दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ फिनोमिना के बारे में भी जानने लग गए होंगे। और हमने एक बहुत बेहतरीन तरीके से लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट में अंतर को भी स्पष्ट किया है। हमारी इसी श्रृंखला की दूसरी वीडियो को जब आप देखेंगे तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एक अच्छा विषय हो जाएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। और इस वीडियो को देखने और अप्रिशिएट करने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।